गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारत के जो नगरीय क्षेत्र हैं, शहरी जो बस्तियां हैं, उनकी कॉन्सेप्ट का जो भारत में डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जब किसी भी नगर, किसी भी चाहे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, विभिन्न देशों के नगरीय क्षेत्रों के परिभाषा के संदर्भ में जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है उसकी अगर हम बात करें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है, चाहे वो हम इसके ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे तब भी उन महत्वपूर्ण जो पहलुओं में परिवर्तन हुआ उसमें एक तो वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, यानी वहाँ की जो जनसंख्या जो होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। और जनसंख्या जो घनत्व जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक जो वहाँ पर जो भी कार्यशील जनसंख्या है, वो कार्यशील जनसंख्या किस तरह के कार्यों में संलग्न है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब जो चीज़ें हैं किसी भी नगरीय बस्ती को या नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले जो नगरीय बस्तियों को परिभाषित करने की बात करें तो इन जनरल हम बात करते हैं, तो जो भी नगरीय बस्तियां कार्यशील जनसंख्या के हिसाब से देखें तो नगरीय बस्तियों के अंदर द्वितीयक और तृतीयक जो गतिविधियां जो होती हैं उनका जो प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी प्रधानता ज़्यादा होती है। और भारत में सबसे पहले अगर सिस्टमेटिक रूप से परिभाषा की बात करें तो 1881 के अंदर यानी 1881 में जो भारतीय जनगणना जो डिपार्टमेंट था उसने जो नगरीय जो बस्तियां हैं उनको परिभाषित करने का काम किया। और उन्होंने साफ कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, उनको जो नगरीय बस्तियां होती हैं उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। साथ ही विभिन्न जो क्षेत्र थे वहाँ पर इस 1881 के जनगणना या जनसंख्या विभाग द्वारा जो जनगणना पर्यवेक्षकों को अपॉइंटमेंट किया गया था और वो तय करता था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वहाँ की जो मॉर्फोलॉजी आकारिकी है, वहाँ की जो कार्य संरचना है, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको वो तय करेगा, जिसके आधार पर वो उस क्षेत्र को नगर के अंदर शामिल करने की सिफारिश करेगा। लेकिन ये कोई वस्तुनिष्ठ आधार इसका नहीं रहा और इस पर्यवेक्षक को एक तरह से विशेषाधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी क्षेत्र को इन आधारों पर नगरीय क्षेत्र के अंदर वो शामिल करे या उसकी सिफारिश जो करता है। तो इसकी एक समस्या ये आ गई कि इससे कोई स्तरीय ये एक स्टैंडर्ड जो मापक जो होता है उसका निर्माण नहीं हो पाया। और ये जनगणना जो पर्यवेक्षक थे इन्होंने अपने अपने अलग अलग जो क्राइटेरिया थे या अपने आधार पर उन आकारिकी संरचना, कार्य संरचना, सुविधाओं के आधार पर नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित या उसको नोटिफाइड करने का काम किया। तो इसमें बड़ी समस्याएं आ गई। तो इसके बाद ये जो हमने ऐतिहासिक विकास की बात भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, तो उसके बाद 1881 के बाद 1901 के अंदर ये कोशिश की गई कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड जिनको हम जनरलाइज कर सकें या भारत में विभिन्न जो नगरीय बस्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो इन्होंने ये कहा 1901 में पहली बार जनगणना विभाग के द्वारा कि कम से कम वहाँ उस क्षेत्र के अंदर 5000 जनसंख्या होनी चाहिए या 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 75% जो कार्यशील जनसंख्या है वो गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। ये बात 1901 में कही गई और इसको पूरे भारत में इन दो क्राइटेरियाओं को 75% गैर कृषिगत कार्यों में संलग्नता और 5000 की जो जनसंख्या उसको लागू किया गया। जब स्वतंत्रता के बाद 1951 में एक नया शब्द यहाँ जब नगरीय बस्तियों के संदर्भ में लाया गया उसको कहा गया कस्बा समूह। और कस्बा समूह को परिभाषित करते हुए ये कहा कि जो बड़े नगर होते हैं और उसके आसपास जो छोटे जो नगर होते हैं उन सबको मिलाकर जो है कस्बा समूह के अंदर शामिल किया जाता है। 1961 में फिर परिवर्तन किया गया और दो बेसिक चेंजेस यहाँ किए गए।
एक ये जो 75% कार्यशील जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न थी, उसमें ये कहा गया कि 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या जो है उसको गैर कृषिगत जो कार्य है उसमें संलग्न होना चाहिए। और जनसंख्या घनत्व का जो विषय था, 5000 की जनसंख्या को यथावत रखा गया, लेकिन जनसंख्या घनत्व को यहाँ शामिल करते हुए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व जो है होना चाहिए किसी भी नगरीय बस्ती को परिभाषित करते समय। 1971 में पुनः जो कस्बा समूह के स्थान पर जो नगर समूह शब्द का प्रयोग किया गया और नगर समूह को परिभाषित करते हुए ये कहा गया कि एक केंद्रीय नगर, वैसा नगर को रखा गया जो एक केंद्रीयता की स्थिति, नोडलिटी की स्थिति रखता हो और उसके जो नगरीय सराउंडिंग जो क्षेत्र होते हैं वो उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए जो एक प्राथमिक नगर है, प्राइमेट सिटी जो है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह के जो क्षेत्र को कस्बा समूह के स्थान पर नगर समूह के रूप में परिभाषित किया गया। पुनः अगर हम आज वर्तमान में बात करें और नगरीय बस्ती की परिभाषा की बात करें तो अभी जो है वो यह है कि 75% गैर कृषि कार्यों में पुरुष जनसंख्या का संलग्न होना, 5000 की जनसंख्या और जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इन नगरीय क्षेत्रों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम या म्यूनिसिपल नोटिफाइड एरिया, सैनिक छावनी की एक वैधानिक इकाई जो है वहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पुनः एक जब हमने कहा कस्बा समूह को नगर समूह और पुनः जो नगर समूह को पुनः इसको एक परिभाषा दी गई और नगर समूह के लिए कहा गया कि जो केंद्रीय जो नगर होता है जिसकी हमने प्राइमेट सिटी की बात की, उस केंद्रीय नगर की जनसंख्या 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए। और वहाँ पर कम से कम एक जो नगर वैधानिक इकाई, नगर पालिका, नगर निगम या म्यूनसिपल नोटिफाइड एरिया या सैनिक छावनी जो है वो होनी चाहिए। और नगर समूह की जो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2001 की जनसंख्या किसी भी हालत में 1991 की जनसंख्या से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये नगरीय बस्तियों के परिभाषा के स्तर पे अगर हम देखें तो भारत में समय समय पे जो कस्बा समूह हो, नगरीय बस्तियां हो, नगर समूह हो, इसके अंदर जो है परिभाषाओं में परिवर्तन आया। अगर हम कुछ थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो सभी जो क्राइटेरिया जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पूरे विश्व में इस तरह के कोई समरूपता देखने को मिलती है, क्योंकि विभिन्न जो देश होते हैं वहाँ की जनसंख्या का जो आकार जो होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है, क्षेत्रफल में अंतर देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो है अगर हम जनसंख्या के क्राइटेरिया को देखें, जहां हमारे नगरीय बस्तियों के लिए 5000 जनसंख्या को रखा गया है, तो अगर विश्व का एक तुलनात्मक अध्ययन करने की बात करें तो कोलंबिया में 1500 लोग, अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर 2000, यूएसए की और बात करें तो थाईलैंड और यूएसए में 2500, भारत की जैसे हमने बताया 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति जो है वो नगरीय जो बस्ती को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार के अंदर शामिल की जाती है। और जनसंख्या घनत्व की भी बात करें तो जैसे हमने हमारे यहाँ जो नगरीय बस्ती के जनसंख्या घनत्व के लिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ इसमें भी जो है विभिन्न देशों में जो है अंतर देखने को मिलता है। अगर हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क या फिनलैंड की बात करें तो यहाँ जो है 250 जो व्यक्ति होते हैं वो जो जनसंख्या घनत्व होता है उसी को नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आइसलैंड की बात करते 300 व्यक्ति है। वेनेजुएला और कनाडा के अंदर 1000 जो व्यक्ति होते हैं वो जनसंख्या घनत्व जो है वहाँ पर नगरीय जो बस्ती होती है उसके लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ व्यावसायिक जो संरचना है उसके अंदर भी हमें जो है अंतर देखने को मिलता है। और ये अलग अलग देशों के अंदर ये जो आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं, इटली की हम बात करें तो वहाँ पर आर्थिक रूप से उत्पादक जो जनसंख्या है उसमें 75% जो लोग हैं वो गैर कृषिगत कार्यों में होने चाहिए, जबकि भारत के संदर्भ में ये जो आंकड़ा है वो 75% है, जबकि इटली के अंदर 50% है। तो इस तरह से हम देखें तो नगरीय बस्तियों को
परिभाषित करने में जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व, वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, इसमें वैश्विक स्तर पे एक व्यापक जो अंतर है हमें देखने को मिलता है। अंतर होने का जो कारण है वो जो क्षेत्रफल है वो भी है, वहाँ पर जनसंख्या का जो आकार है वो भी है, वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ जो वहाँ के भौगोलिक जो स्वरूप हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो ये इस तरह के जो अंतर हैं हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम जो नगरीय जो भूगोल है या हम कुछ वीडियोज़ जो हैं आपको सेटलमेंट और अर्बन ज्योग्राफी से जुड़े हुए शेयर करेंगे। प्लानिंग के वीडियोज़ हमारे चल रहे हैं और ये पैरेलल हम इनके वीडियोज़ आपसे शेयर करेंगे। तो जो नगर का जो पदानुक्रम है उसको भी हम भारत के संदर्भ में देखेंगे और आगे की वीडियो में हम शेयर करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन वो कोई क्वेरी या कोई उनकी जो डिमांड्स हैं उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती है। उससे हमें पता चलता है कि वास्तव में कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के जो मिल रहा है वो ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप क्यूरियोसिटी को बना के रखें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होता है। हम उन पर्टिकुलर जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो मैटर्स हैं कई बार बच्चों को अवेलेबल नहीं होते, तो आपके जो विभिन्न जो एग्जामिनेशंस होती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेंगे। और इस कोविड-19 के अंदर एक जो स्टडी का जो मोड है वो अब केवल यही रह गया है, नहीं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें जो है क्वेरीज नहीं हो पाती, लेकिन जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे तो हो सकता है कि हम टू वे कम्युनिकेशन के रूप में जूम ऐप को के थ्रू हम आपसे मीटिंग करें और कुछ आपकी जो क्वेरीज हैं उसके ऊपर हम बात करें, आपको लिंक हम शेयर करें। धन्यवाद।